प्रिय छात्र और छात्राओं, बीए थर्ड ईयर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम, सहआचार्य हिंदी विषय। आज मैं आप लोगों की हिंदी साहित्य की क्लास आरंभ कर रही हूँ। जैसा कि पिछले सभी वर्षों की तरह आप जानते हैं कि इस वर्ष भी आपके बीए तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य के 2 प्रश्न पत्र हैं और हमेशा की तरह जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो काव्य पर आधारित है, जिसका नाम है आधुनिक काव्य, और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो निबंध और कथेतर गद्य विधाओं पर आधारित है। कथेतर का अर्थ है कथा से इतर, यानी कहानियों के अलावा जो दूसरी गद्य विधाएं हैं वो सब इस पेपर में संकलित हैं, चाहे वे संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो या अन्य वो हम अगली कक्षा में इस बात पे चर्चा करेंगे। आज मैं बात करना चाह रही हूँ आधुनिक काव्य पर। आधुनिक काव्य, जैसा कि आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि पिछले वर्ष आप लोग रीतिकाल की क्लासेस कर रहे थे, रीतिकाल के कवियों को हम जान रहे थे, पढ़ रहे थे, और इससे पहले हमने प्राचीन और भक्ति काव्य के कुछ कवियों को जाना और पढ़ा है। इस वर्ष जो आपके कोर्स में है, जो आपके सिलेबस में है, उसमें आपके आधुनिक काव्य को केंद्र में रखा गया है। द्विवेदी युग, जिसमें 2 कवि संकलित किए गए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध और दूसरे मैथिली शरण गुप्त। इसमें छायावाद काव्य के अंतर्गत छायावाद के 4 प्रमुख कवियों को संकलित किया गया है। प्रयोगवाद से अज्ञेय की कविता को संकलित है। आधुनिक कविता में गजानंद माधव मुक्तिबोध और धूमिल की कविता का संकलन भी यहाँ पर है। और अंत में ये जो आपकी प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें हिंदी गज़ल के जो सबसे सशक्त हस्ताक्षर हैं, दुष्यंत कुमार की गज़लें भी संकलित की गई हैं। तो इस पेपर को शुरू करने से पहले सबसे पहले गद्य के पेपर में तो हम गद्य के विकास की बात करेंगे। आधुनिक कविता से आपका क्या पर्याय है, या कविता के क्षेत्र में आधुनिकता से आप लोग क्या समझते हैं। आप लोग पहले जब पढ़कर आए थे, जब हम आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो शुरुआत का जब नामकरण होता है उसमें आधुनिक साहित्य से जब संबंध आता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अवश्य नाम आता है, बल्कि उनके समय को भारतेंदु युग का ही साहित्य कहा गया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार भी माना गया है। नई चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतिबद्धता से मुक्त होता है। अब देखने वाली बात है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ। और आप सब लोगों का प्रश्न भी हो सकता है कि साहित्यकार तो स्वभाव से ही आधुनिक होता है, या इनसे पहले हम तुलसी और सूर जिनको हम पढ़ते आए हैं, जायसी को पढ़ते आए हैं, ये सब भी अपने युग से कहीं ना कहीं बहुत आगे थे, बहुत आधुनिक थे। तो अब आधुनिकता के क्या मायने हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम नई आधुनिकता की बात करते हैं, या जिस युग की कविताओं को हम पढ़ते हैं उसका ऐतिहासिक और सामाजिक आधार क्या है। इसको जानना इस पेपर को शुरुआत करने से पहले बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही अंग्रेज़ों का वर्चस्व हो गया था। उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया। अब आप क्योंकि अब ब्रिटिश टाइम को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम आधुनिक कविता को नहीं समझ पाएंगे, बल्कि आधुनिक गद्य को भी हम समझ पाएंगे जब ब्रिटिश टाइम को और ब्रिटिश चीज़ों को हम पढ़ पाएंगे, या उनको जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्रिटिशर्स की जो संबद्धता है भारतीय साहित्य को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर, उसका जो प्रभाव है उस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेज़ों का राज्य यहाँ स्थापित हो गया था। हमारे उद्योग धंधे नष्ट होने के कगार पर थे। ज़मीनों को कब्जे में लेकर किसानों पर लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया जाता था। माल को ढोने और सेना को सुदूर प्रदेशों तक जल्दी पहुँचाने के लिए रेल व्यवस्था उस समय कायम हो रही थी। एक तरीके से ये औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की एक नई प्रक्रिया चल रही थी। देशी नरेशों राजाओं से समझौता किया जा रहा था, या देशी जो हमारे राजा थे वो भी कहीं ना कहीं इस शोषण का समर्थन कर रहे थे। अंग्रेज़ों की व्यापार नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास एकदम रुक सा गया था।
इसका परिणाम 1857 के सिपाही विद्रोह में हम सब देख सकते हैं, जिसमें किसानों ने इस विद्रोह में व्यापक रूप से हिस्सा लिया था और गैर सैनिक किसानों ने भी इस लड़ाई में साथ दिया था। इसका रूप काफ़ी हद तक असांप्रदायिक था। वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम यहाँ कोई विभाजन यहाँ नहीं था। विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेजों की लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। बहादुर शाह के नाम से जो इश्तहार जारी किए जाते थे, उसमें जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी नौकरों, कारीगरों आदि की स्थिति अलग अलग बयान की गई थी। इसमें कहा गया कि अंग्रेज़ों ने नील कपड़ा और जहाज़ों में भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार पर इजारा कायम किया है। इजारा का अर्थ यहाँ पर एकाधिकार से है। केवल मामूली चीज़ों का व्यापार यहाँ के लोगों के हाथ में रहने दिया गया, लेकिन इसमें भी मुनाफा कमाने की बहुत सी तरकीबें निकाल ली गई थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि चुंगी और कई प्रकार के टैक्स। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर इन स्थितियों का बहुत प्रभाव है, क्योंकि जब हम आधुनिक कविता की बात करते हैं तो भारतेंदु से हम हिंदी कविता की शुरुआत, आधुनिक कविता की शुरुआत मानेंगे। वे देश की दशा पर द्रवित भी हुए। उनके साहित्य में एक नई विषय वस्तु जुड़ गई। यह नई विषय वस्तु देश प्रेम है। आपको याद होगा कि विक्टोरिया के सम्मान में गीत गाते हुए भी वे कहते हैं कि पैधन विदेश चली जाए यही अति कुहरी, कि हमारा धन विदेश चला जाता है, यही उनको बहुत बड़ी पीड़ा है। पहली बार आप देखिए कि साहित्य में अर्थ की महत्ता दिखाई देगी आपको। अर्थ, धन, हमारा धन विदेश चला जाता है, ये कहीं ना कहीं यथार्थ बोध जो इस कविता में आता है। और यहाँ पर जो देश प्रेम है वो देश के यथार्थ बोध से ही पैदा होता है। इसमें भाषा, समाज सुधार, पाखंड उद्घाटन सब कुछ है, लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु आर्थिक ही है। वे आर्थिक विषमता का वर्णन, चित्रण जिस स्वर में करते हैं वह सिपाही विद्रोह के नेताओं से बहुत कुछ मिलता जुलता है। भारतेंदु युग का ज़्यादातर साहित्य बहुत ही व्यापक स्तर पर 1857 की गदर से बहुत प्रभावित है और उन्होंने किसानों को साहित्य में लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलन करने के लिए उस समय में गद्य लिखा है। और जितना गद्य इस समय लिखा गया हिंदी में, किसी भी दूसरी भारतीय भाषा में नहीं लिखा गया। अब 19वीं सदी की जब हम बात करते हैं, इस समय की जब बात करते हैं, तो भारतेंदु की चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि भारतेंदु एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की बात की, समाज सुधार की बात की, स्त्री शिक्षा, विधवा विदेश यात्रा, इस सब के वे समर्थक रहे हैं। अब ये नव जागरण में भी हमारे यहाँ ये सब फैक्टर्स देखे जा रहे थे। 19वीं सदी के आगे पीछे पूरे देश में नव जागरण की लहर भी दौड़ रही थी। आप बंगाल के जितने भी समाज सुधारक हैं उनके बारे में सब आप लोग जानते ही हैं। इस नव जागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप के से संपर्क दोनों का प्रभाव है, क्योंकि देखिए खिड़की खुली है तो बाहर तो आएगी ही। जब विदेशी यहाँ पर आए तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनके वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हिंदी क्षेत्र में नवजागरण का पर मुख्यतः अंग्रेज़ों के शोषण, 1857 के सिपाही विद्रोह, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का बहुत प्रभाव है। और भारतेंदु हिंदी में नवजागरण के पहले अग्रदूत थे। उनके समान धर्म साहित्यकारों की रचनाओं में हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ, आधुनिकता की शुरुआत हुई। इस आधुनिकता को अगर आप देखें, आधुनिकता बोध को मैं 3 पॉइंट्स में आपको बताना चाहती हूँ। पहला जो पक्ष है आधुनिकता का, जो भारतेंदु युगीन आधुनिकता है, वह यथार्थ बोध पर आधारित है। साहित्य, काव्य रूढ़ियों, कवि शिक्षा या किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर चलकर अपनी संवेदना, मतलब ये पुरानी परिपाटी पर नहीं चलती, यह संवेदना अपने आसपास के यथार्थ जीवन से ग्रहण करती है। दूसरी बात, यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ यथार्थ की विषमता का बोध होना होता है। इसीलिए इस युग के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि विषमताओं व विरूपताओं का उद्घाटन किया है। तीसरे, विषमता बोध से उत्पन्न संवेदना में पीड़ा या छटपटाहट भी है। रचनाकार अपने साहित्य से इस विषमता को पाटने का उद्देश्य व्यंजित करने लगे।
इसीलिए आधुनिक साहित्य रसमग्न करने के स्थान पर, आनंद करने के स्थान पर कर्म की प्रेरणा दे रहा है। साहित्य सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व से पहली बार युक्त दिखाई देता है। रीतिवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य की यही विशेषता है। यदि आप रीतिकालीन साहित्य से आप आधुनिक साहित्य को अलग करते हो तो केवल एक यथार्थ बोध एक सबसे इम्पोर्टेंट एक तत्व है जिससे आप रीतिकाल के साहित्य को और आधुनिक काल के साहित्य को अलगा कर देख सकते हैं। आप चूँकि साहित्य एक सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त हो गया था तो उसमें अब विषय वस्तु का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। विषय वस्तु का विस्तार यानी कि आप रीतिकाल में अगर आप देखते हैं तो क्या केवल नायिका भेद, आनंद, इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं केवल विषय वस्तु एक चीज़ के आसपास ही दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी नई स्थितियाँ, दृश्य, घटनाएं साहित्य की वस्तु परिधि में अब सामने आ रही थी। रचनागत नवीनता इसी बात से निहित होती है कि जहाँ पहले दृष्टि नहीं जाती थी एक रचनाकार की, अब वहाँ जाने लगी है। वस्तु के विस्तार और वस्तुगत संवेदना की नवीनता का विधाओं पर भी असर पड़ा और इसी वजह से भारतेंदु युग में बहुत सारी विधाएं नई परिलक्षित होती है, नई विधाएं आपको दिखाई देती हैं। कई विधाओं का प्रवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें गद्य विधाएं थीं जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आ रही थीं और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत सारे सामाजिक विषयों का प्रसार हो रहा था। अब हम थोड़ा सा कविता पर आते हैं, क्योंकि ये जो आपका विषय है, हम अगर आगे इसको जाते हैं, यह जो विषय आपका, हम गद्य का जब बात करेंगे तो उस समय हम गद्य की बहुत सारी आपसे बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा कविता पर आती हूँ। अब इस युग की अगर हम कविता पर बात करें तो इससे पहले जब आप रीतिकाल की कविता को पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर ब्रज भाषा की कविता या अवधि, ग्रामीण अवधि, इस प्रकार की भाषाएं आपको दिखाई देती हैं। यहाँ पहली बार आधुनिकता में ना केवल आदमी के संवेदना का बोध, संवेदना का स्तर, ये सारी चीज़ें बदलती है, अपितु भाषा भी पूरी तरह से बदल जाती है। इस युग में खड़ी बोली हिंदी काव्य की भाषा के रूप में पहली बार स्वीकार होती है। इसमें बहुत सारे प्रबंध काव्य भी लिखे गए। हालांकि ये जो खड़ी बोली हिंदी है, भारतेंदु युग तक कविता की भाषा उतनी तरीके से नहीं बन पाई थी, क्योंकि आप भारतेंदु की रचनाओं को भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जब गद्यात्मक कोई बात करते हैं, नाटक लिखते हैं, बहुत गद्य की विधाओं के लिए खड़ी बोली को उपयुक्त मानते हैं, लेकिन जहाँ गीत और कविता की बात आती है तो वो भी ब्रज का ही सहारा लेते दिखाई देते हैं। लेकिन भारतेंदु के पश्चात अब हम द्वितीय युग, जो कि हमारे टेक्स्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसीलिए वहाँ पर यहाँ देखिए कि इसमें पहली बार खड़ी बोली हिंदी में प्रबंध काव्य रचे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। एक और खड़ी बोली को ब्रज भाषा के सामने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा था। दूसरी ओर विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर अब संचरित होने लगी थी। रीति का विरोध निषेधात्मक था, सार्थक विरोध किसी रचनात्मक दिशा की ओर उन्मुख होता है। वास्तव में जो बोध रीतिवाद का विरोध कर रहा था, वह एक नया भाव निर्मित कर रहा था। नए भाव बोध का पहला लक्षण क्या था? स्वच्छंदता की वृत्ति। स्वच्छंदता की प्रवृत्ति नए भाव बोध की शुरुआत है, जो सबसे पहले श्रीधर पाठक के काव्य में दिखाई देती है। रीतिबद्धता एवं प्रणाली निर्दिष्टता के विरोध और उसके प्रति विद्रोह का यह एक स्वाभाविक परिणाम था। जब जड़ शास्त्रीयता भावधारा को जड़, उबाऊ और गतकालिक बना देती है, तब काव्य धारा का विकास स्वच्छंद मार्ग पर चलकर होता है। यह मार्ग लोक जीवन और प्रकृति के बीच से ही निकलता है। लोक जीवन हमेशा काव्य को ताजगी देता है, इसमें थोड़ी बहुत रहस्य भावना भी आ जाती है। इस प्रवृत्ति को अंग्रेजी साहित्य में भी रोमांटिसिज्म कहा गया था, जिसे हमारे यहाँ पर स्वच्छंदतावाद के रूप में लिया गया। और कहने की आवश्यकता नहीं, काव्य की यह प्रवृत्ति भाषा और छंदों में भी दिखाई दी और साहित्यिक भाषा लोक भाषा की ओर मुड़ती है और साथ में छंदों पर भी लोक प्रचलित लय और धुनों का प्रभाव पड़ता है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि हैं। वही खड़ी बोली हिंदी जिसमें आपको पूरे इस सत्र में
आपकी कविताएं जिस भाषा में रची जाएंगी वो खड़ी बोली हिंदी ही है। और आपको जानना चाहिए कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं जिनमें काव्यगत स्वच्छंदता सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। और इससे पहले श्रीधर पाठक ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे और उनका प्रकृति प्रेम ब्रज भाषा में भी दिखाई देता था। लेकिन खड़ी बोली हिंदी के अंदर जब इन्होंने कविताएं लिखी तो इन्होंने मतलब रीतिवादी काव्य के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी सामान्य चीज़ों को काव्य की भूमि बनाया, काव्यों की संवेदना का विषय बनाया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यही समय है श्रीधर पाठक के बाद में हम आगे थोड़ा आए कि खड़ी बोली हिंदी की रचनाओं में आगे जब प्रबंध काव्य रचे गए उस समय के कवि में ने ज़्यादातर पौराणिक और ऐतिहासिक कथानकों को आधार बनाकर उस समय प्रबंध काव्य लिखे जा रहे थे। और सबसे जो पहले प्रबंध काव्य जो खड़ी बोली में रचा गया उसके जो रचनाकार हैं, उसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, जो कि आपके टेक्स्ट में भी, आपकी किताब में भी आपको उनका प्रिय प्रवास के कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। तो ऐसे कवियों में सबसे पहले जो आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध आते हैं। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले हैं। इनका प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास 1914 के आसपास ही प्रकाशित हुआ था। प्रिय प्रवास की जो रचना थी उसका उद्देश्य सिर्फ यही था, केवल संसार भर को या साहित्य अनुरागियों को यह दर्शाना भी था कि खड़ी बोली हिंदी में भी महाकाव्य रचा जा सकता है। और इस चीज़ को दर्शाने में, इस उद्देश्य में वे सफल भी हुए हैं। प्रिय प्रवास के माध्यम से हरिऔंध ने कृष्ण कथा को नए मूल्य में, नए आधुनिक मूल्यों में ढालने का प्रयास किया है और कृष्ण कथा की अलौकिक घटनाओं को एक बुद्धि संगत तरीके से, एक लॉजिकल दृष्टिकोण और एक विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा भी की है। और इस संबंध में उन्होंने कृष्ण को जननायक का रूप भी दिया है। तत्कालीन राजनीतिक दबाव और सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव भी इस कृति में खुलकर आता है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में मैं मैथिली शरण गुप्त के विषय में आपको थोड़ा उनका परिचय दूंगी और हरिऔंध की जो कविता आपको टेक्स्ट में दी है उसको थोड़ा सा मैं आपको वर्णन, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगी, उसके बारे में आपको बताती हूँ। धन्यवाद।